ईयर 1915 ये वो टाइम है जब वर्ल्ड वॉर अपने पीक पर था। यूरोप की धरती खून से रंगी थी। हर तरफ नफरत, हिंसा और अराजकता थी, जिसका केंद्र बना जर्मनी, जहां इस युद्ध के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। इसी दौरान बर्लिन की सर्द हवाओं के बीच रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के हॉल में द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टीन अब तक का सबसे पावरफुल पेपर पब्लिश करते हैं, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। The answer, my friends, is no. Time is not absolute. In fact, for us believing physicists, the distinction between the past, present, and future is but a stubborn illusion. ये थ्योरी कोई सिंपल थ्योरी नहीं थी। इसने फिजिक्स के पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल दिया। जहाँ पूरी दुनिया न्यूटन के बताए गए नियम के अनुसार ग्रेविटी को एक इनविजिबल फोर्स मानती थी, वहीं आइंस्टीन ने इसे स्पेस टाइम का कर्व बना दिया और इसको मैथमेटिकली प्रूफ देते हुए एक इक्वेशन दी जो कुछ ऐसी दिखती थी। बेसिकली ये इक्वेशन 10 अलग अलग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलकर बनी थी। इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके ब्लैक होल्स, वाइट होल्स और वार्म होल्स के कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया गया। लेकिन इसी इक्वेशन से एक ऐसा रिजल्ट मिल रहा था जिसे उस टाइम पर कोई भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। यहाँ तक कि आइंस्टीन भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे। दरअसल बात कुछ ऐसी थी, उस टाइम पर पूरी दुनिया, यहाँ तक कि आइंस्टीन खुद भी यही मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, मतलब स्थिर है और एक फुटबॉल की तरह है, ना एक्सपेंड हो रहा है ना ही कंप्रेस हो रहा है, बस रुका हुआ है। लेकिन जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ और ही कह रही थी। उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था, जो उस टाइम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अब आइंस्टीन अपने ही बनाए हुए स्पेस टाइम के जाल में फंस गए थे। उधर वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मनी समेत पूरा यूरोप हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हो गया था। जर्मनी में तो हालात इतने खराब हो गए थे कि देखते ही देखते महंगाई 20 से 30 गुना तक बढ़ गई थी। इस मुश्किल दौर में भी आइंस्टीन अपनी रिसर्च को जारी रखते हैं और ईयर 1917 में अपनी इक्वेशन को उस टाइम के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सही करने के लिए अपनी इक्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, लैम्डा, जिसे वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। इस एक कांस्टेंट को ऐड करके आइंस्टीन अपनी इक्वेशंस को कंप्लीट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अब यूनिवर्स स्टैटिक हो जाता है। लेकिन 1923 और 24 के आसपास जर्मनी से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में एडविन हबल उस टाइम के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप 100 इंच हुकर टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर रहे थे। उनकी ऑब्जर्वेशन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हबल ने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सीज हर तरफ फैली हैं और लगातार हमसे दूर जा रही हैं। ये देखकर एडविन हबल बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन को कई बार करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें सेम रिजल्ट मिलता है। अगले कई सालों तक ऑब्जर्वेशन करने के बाद ईयर 1929 में हबल अपना रिसर्च पेपर दुनिया के सामने पेश करते हैं, जो आइंस्टीन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सीधा चुनौती देता है। उस टाइम पर आइंस्टीन की थ्योरीज पर सवाल उठाना मतलब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के बराबर था। दुनिया भर में हबल के इस पेपर की चर्चा होने लगती है। इसके बाद ईयर 1931 में एक लेक्चर के लिए आइंस्टीन अमेरिका आए होते हैं, जहां वो माउंट विल्सन में एडविन हबल से मिलते हैं और उसी टेलीस्कोप से यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं। वो भी वही सेम बात ऑब्जर्व करते हैं जो हबल ने की थी। आइंस्टीन ये देखकर बिल्कुल ही चौंक जाते हैं और एक ही बात बोलते हैं, दिस वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और जिस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा को उन्होंने यूनिवर्स को स्टैटिक प्रूफ करने के लिए ऐड किया था, उसे हटा देते हैं। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन किस स्पीड से और कब तक, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इधर ईयर 1933 में जर्मनी में हिटलर सत्ता में आ जाता है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो आइंस्टीन समेत सभी ज्यूस को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिस वजह से आइंस्टीन जर्मनी छोड़ने का फैसला लेते हैं और अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। इसी दौरान क्वांटम फिजिक्स नाम की फिजिक्स की एक नई ब्रांच का जन्म हुआ, जिसने स्टार्टिंग से ही आइंस्टीन की नाक में दम करना स्टार्ट कर दिया। तब इन सभी बातों को काउंटर अटैक करते हुए आइंस्टीन ने एक ही बात बोली कि मैं एक ऐसी ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी दूंगा जो इन सभी लड़ाइयों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी और सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगी। इसके बाद आइंस्टीन इस काम में लग जाते हैं, लेकिन ऐसी थ्योरी बनाने से पहले ही अनफॉर्चुनेटली 18 अप्रैल 1955 को उनकी डेथ हो जाती है। वक्त आगे बढ़ता है और ईयर 1980 में
वेरा रूबिन यूनिवर्स की एक और मिस्ट्री को सबके सामने लाकर रख देती हैं, डार्क मैटर, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में की। अब यहाँ तक साइंटिस्ट ये समझ चुके थे कि अगर यूनिवर्स की स्टडी को और भी गहरा और भी क्लियर करना है तो सिर्फ टेलीस्कोप बेहतर बनाने से काम नहीं चलेगा, उनकी प्लेसमेंट भी अलग करनी होगी। ब्रह्मांड को और क्लियर देखने के लिए हमें टेलीस्कोप को और ऊंचाई पर लगाना होगा। इसी सोच को आधार बनाकर ईयर 1990 में नासा अपना पहला स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करता है, हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसने स्पेस को पहली बार बिना किसी एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस के देखा। अब यहाँ पर दो इंटरनेशनल टीम्स बनती हैं, सुपरनोवा कॉस्मोलॉजी प्रोजेक्ट और हाईजेट सुपरनोवा सर्च टीम। इन दोनों टीम्स का मिशन सिंपल था, दूर की टाइप आइए सुपरनोवा को ऑब्जर्व करो और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड निकालो कि यूनिवर्स किस स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। इसके बाद ये दोनों टीम्स अपने अपने काम में लग जाती हैं और 1994 से 1997 तक अपनी रिसर्च को जारी रखती हैं। सबको उम्मीद थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यूनिवर्स के एक्सपेंड करने की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब एक्सपेंशन रुक जाएगा। फिर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सब कुछ एक पॉइंट की तरफ खींचने लगेगा और पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट में समा जाएगा। इसे बिग क्रंच कहा गया। लेकिन जब ये दोनों टीम्स ईयर 1998 में अपना रिसर्च पेपर दुनिया के सामने पेश करती हैं तो सारी थ्योरीज, सारी कैलकुलेशंस धरी की धरी रह जाती हैं। यूनिवर्स एक्सपेंड तो हो रहा था लेकिन उसकी स्पीड घटने की जगह बढ़ रही थी। मतलब कोई ऐसा फोर्स था जो ग्रेविटी के अगेंस्ट गैलेक्सीज और क्लस्टर्स को दूर भेज रहा था। ये एक ऐसी एनर्जी थी जो इतनी पावरफुल थी जिससे हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन का सबसे बड़ा नायक डार्क मैटर भी नहीं रोक पा रहा था। अब यहाँ पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक रहस्य दुनिया के सामने आता है, डार्क एनर्जी। अब ये डार्क एनर्जी क्या चीज थी, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। बहुत सोच विचार करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हो ना हो इसका जवाब हमें आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे सकती है। किसको पता था कि आइंस्टीन ने जिसे अपने लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर माना था, वही लगभग 70 साल बाद ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन बनके सामने आएगा, लैम्डा। वही लैम्डा जिसे आइंस्टीन ने ब्लंडर बोलकर अपनी इक्वेशन से हटा दिया था, वही इस डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा और सबसे आसान एक्सप्लेनेशन बना। लेकिन अब अगर आप ये सोच रहे हो कि लैम्डा ही डार्क एनर्जी है तो एक मिनट, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि उस टाइम पर डार्क एनर्जी को समझाने के लिए वैज्ञानिकों के सामने 3 रास्ते थे। पहला, लैम्डा। हो सकता है आइंस्टीन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा ही इसका करेक्ट आंसर हो। एक कांस्टेंट मतलब एक फिक्स एनर्जी वैक्यूम में फैली हुई है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, चाहे यूनिवर्स कैसे भी एक्सपेंड हो, और इस एनर्जी का प्रेशर हर जगह सेम है। ये एक्सप्लेनेशन सिंपल है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वैक्यूम की एनर्जी लैम्डा से 10⁻120 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एक एरर जिसमें 120 जीरोस का अंतर हो। कॉस्मोलॉजी की हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा मिसमैच देखने को नहीं मिला। अगर लैम्डा रियल है भी तो इसके अकॉर्डिंग क्वांटम फिजिक्स में ही कुछ फंडामेंटल गलती होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डार्क एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, ये एक फील्ड है। जैसे मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, सेम वैसे ही। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस आइडिया को प्रूव करने के लिए हमें स्पेस को और ज्यादा प्रिसाइज करके मैप करना होगा और अभी तक ये करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारी ग्रेविटी को लेके सोच ही गलत हो, आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही इनकम्प्लीट हो, लार्ज स्केल पर ग्रेविटी वैसे वर्क ना करती हो जैसा हम सब सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमें पूरी एस्ट्रोफिजिक्स रीराइट करनी होगी, ग्रेविटी को मॉडिफाई करना होगा और एक नए डायमेंशन को ऐड करना होगा। हम सबको पता है कि हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। 4th डायमेंशन है टाइम, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसका इफेक्ट हमें पल पल महसूस होता है। ऐसे ही एक 5th डायमेंशन होगा जिसमें कुछ पार्टिकल्स बिग बैंग के टाइम चले गए होंगे, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन उनका इफेक्ट हमें डार्क एनर्जी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जैसा कि 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है। ये फिल्म का वो सीन है जब कूपर एक वार्म होल के थ्रू ट्रैवल करता है। तब कूपर 5th डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ से वो अपनी बेटी को इजिली देख पाता है। वो उसे बुलाता है लेकिन उसकी आवाज उस तक नहीं पहुँचती है। लेकिन जब वो बुक गिराता है तो उसकी बेटी गिरती हुई बुक को देख लेती है, लेकिन कूपर उसको दिखाई नहीं देता है। मतलब उसको कूपर का इफेक्ट तो दिखाई देता है लेकिन कूपर नहीं। ऐसे ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दोनों भी किसी दूसरे डायमेंशन में हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन उनका इफेक्ट हमें दिख रहा है।
अगर ऐसा है और किसी तरीके से हम हायर डायमेंशन के इन रहस्यों को ढूंढ पाए तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बस थ्योरी नहीं रियल बन जाएगा। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े देश स्पेस की इस मिस्ट्री को ढूंढने में लगे हुए हैं। आज के टाइम पर 4 ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो स्पेस की इस मिस्ट्री को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे बेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी का टेलीस्कोप नासा के JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बेहतर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।